चलिएगा, तो आगे के टॉपिक्स के ऊपर देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं कि आगे कौन से टॉपिक आते हैं। 24 नंबर पे हमने बात की फॉरवर्ड ब्लॉक। या फॉरवर्ड ब्लॉक एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसे 1939 में फाउंड किया था हमारे एक महान क्रांतिकारी और महान पॉलिटिशियन जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, दैट वाज फेमसली नोन एज फॉरवर्ड ब्लॉक। क्लियर। अब आगे चलते हैं और 25 नंबर पे जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। 25वां आपका जो टॉपिक होगा वो होगा डिमांड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिमांड। डिमांड ऑफ पाकिस्तान, क्लियर, इन 1940। अब आप इस टॉपिक को या तो ऐसे पढ़ें या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, लाहौर सेशन। इसे साथ ही आप लोग क्या बोल सकते हैं, लाहौर सेशन। इसी टॉपिक का नाम क्या हो सकता है, लाहौर सेशन। इट मीन्स लाहौर अधिवेशन। किसका है ये सेशन, तो ये कांग्रेस का सेशन नहीं है, ये सेशन किसका होगा, ये सेशन होगा मुस्लिम लीग का। तो मुस्लिम लीग का लाहौर में एक सेशन हुआ था 1940 में, और ये सेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, लाहौर सेशन। इस सेशन में पाकिस्तान की डिमांड की गई थी, या हम सिंपली बोलें कि टू नेशन थ्योरी दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना, सभी लोग जानते होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना इज द वेरी फेमस लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, एंड इन्होंने ही ये सेशन में अध्यक्षता की है, और इस सेशन में इन्होंने डिमांड की है, फर्स्ट टाइम थ्योरी दी गई थी टू नेशन की। क्लियर। इसलिए ये सेशन एक पूछा जाता है मुस्लिम लीग का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक 26, 26वां जो आपका टॉपिक आता है वो आता है अगस्त ऑफर। कौन सा टॉपिक है, अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर की अगर बात की जाए तो ये जो ऑफर था ये 1940 में आया था। ये जो ऑफर दिया गया था ये आया था 1940, OFFER 1940 में ये प्रस्ताव दिया गया था। जो इंडिया के वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड बेवेल, तो लॉर्ड बेवेल ने एक ऑफर दिया था, दैट वाज फेमसली नोन एज अगस्त ऑफर। इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूटिव रिफॉर्म होने चाहिए इंडिया में, क्या इंडियंस को राइट्स मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, इस तरह के कुछ टेक्निकल लीगल कुछ पॉइंट्स थे जिसमें इंडियंस के प्रॉफिट की कुछ बातें थी। हालांकि उसमें कुछ नेगेटिव बातें भी थी जिन्हें हमने एडॉप्ट नहीं किया, जिसे हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जो अगस्त ऑफर था इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था इंडियन पॉलिटिशियंस ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप्स के द्वारा, या इंडियन पॉलिटिशियंस ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। क्लियर। आप लोग बस इतना समझें कि व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड देन इंडियन वर पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। तो ब्रिटिश साइड की तरफ से इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था, और इस बात का काफ़ी हल्ला हुआ, इस बात का काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ इंडिया में। और जैसा कि आप लोगों ने ही एक टॉपिक लिखा है, 1939 में इंडिया के जो कैबिनेट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, है ना, 1939 में। शायद वो टॉपिक नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि 1939 में रिजाइन कर दिया था। रिजाइन का करने का पीछे का टारगेट यही था कि इंडियंस को बिना मतलब के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेला गया, बिना अप्रूवल के, बिना प्रायर अप्रूवल के कांग्रेस से। देन जब ये रिवोल्ट हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, तो ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा झुकना पड़ा। ब्रिटिशर्स को यहाँ पे थोड़ा सा झुकना पड़ा, वो थोड़े बैकफुट पे आए, एंड दे ट्राई टू असिस्ट कांग्रेस टू सपोर्ट ब्रिटेन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उन्होंने कोशिश की है कांग्रेस को मनाने की, इंडियंस को मनाने की, कि किसी भी तरह से वो सपोर्ट करते रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एंड दे ऑल्सो एग्री फॉर सम डिमांडेड दैट वाज कॉन्टिन्यूसली स्टेटेड बाय कांग्रेस। तो कॉन्टिन्यूसली जो कांग्रेस अपनी डिमांड बता रही थी उसके ऊपर वो लोग धीरे धीरे एग्री होना भी शुरू हुए थे, क्योंकि अब उन्हें जरूरत थी इंडियंस की, इंडियन सपोर्ट की ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दैट्स वाई अब यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं। उन्हीं प्रपोजल्स, उन्हीं ऑफर्स के तहत यहाँ पे एक ऑफर आता है, दैट वाज फेमसली नोन एज अगस्त ऑफर इन 1940। लेकिन अंग्रेज हैं, आप लोगों को पता है, अंग्रेज इतनी आसानी से चीज़ों को मानते नहीं हैं। कुछ ना कुछ वो लीगल उसमें मामला ऐसा इस तरह से जोड़ेंगे जिससे कि इंडियंस को नुकसान होगा, या इंडिया में कुछ ना कुछ परेशानी होगी, दिक्कत होगी। ऐसे ही इन सारे ऑफर्स में कुछ ना कुछ ऐसी बातें रही जो हम बाद में डीप में डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया।
आगे डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगस्त ऑफर के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे प्रपोजल आया है, जो नेक्स्ट ऑफर आया है, दैट वाज वेरी फेमस प्रोग्राम दैट वाज नोन एज क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। लगभग मार्च के महीने में ये मिशन इंडिया पहुंचा था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। काफ़ी कुछ इन्होंने काम करने की कोशिश की, इंडियंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। इंडियन पॉलिटिशियंस से मिले, मुस्लिम लीग से मिले, कांग्रेस से मिले, सभी लोगों से मिले। एंड फाइनली जब क्रिप्स मिशन ने अपना प्रस्ताव दिया तो उसमें कुछ ऐसी बातें रही जिन्हें इंडियंस के लिए एक्सेप्ट कर पाना संभव नहीं था। इसलिए इस मिशन के द्वारा दिए गए प्रपोजल्स को भी रिजेक्ट किया गया और गांधी जी के द्वारा कहा गया कि क्रिप्स मिशन का जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, वो एक ऐसा चेक है जिसकी डेट निकली हुई है, क्लियर, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक है। इसे कहा गया है पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को। तो यहाँ तक बात हो गई। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। देन फिर हम बात करें तो 1942 में और भी कुछ बड़े बड़े इवेंट हुए, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट। इसे हम गांधी जी का लास्ट बड़ा आंदोलन बोल सकते हैं। ये गांधी जी का लास्ट मूवमेंट था, दैट वाज फेमसली नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट। इट मींस भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8th ऑफ अगस्त 1942। इट मींस 1942 में। तो 1942 में ही शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। इट मींस क्विट इंडिया मूवमेंट दैट वाज इन 8th ऑफ अगस्त 1942। देखिए हर एक इवेंट में ईयर बता रहा हूं क्योंकि ईयर आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है मैंने यहाँ पे डेट्स आप लोगों को नहीं लिखाई है, क्योंकि यहाँ पे हम डेट्स बाद में पढ़ लेंगे, इसलिए यहाँ पे डेट लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ ईयर से आप याद करिए, डेट हम टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और गौर करते हैं 29th नंबर के टॉपिक के ऊपर। 29वां जो आपका टॉपिक होगा आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पे एक जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने एक आर्मी का निर्माण किया, दैट वाज नोन एज आजाद हिंद फौज। (1942) 1942 में ही बनी आजाद हिंद फौज। दैट वाज इस्टेब्लिश्ड बाई आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, क्लियर। तो यहाँ पे आजाद हिंद फौज नाम से एक आर्मी स्टेब्लिश की थी, एक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चलते हैं 13th नंबर के टॉपिक के ऊपर आते हैं। और 30वां जो टॉपिक है वो है आपका CR फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आता है? CR फॉर्मूला। इट वॉज गिवन इन 1944। तो CR फॉर्मूला दिया गया था इन 1944 बाई चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। CR का मतलब होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो एक इंडियन पॉलिटिशियन थे और कांग्रेस से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी तरफ से एक फॉर्मूला तैयार किया और जैसे ब्रिटिशर्स अपने ऑफर दे रहे थे, ऐसे ही इन्होंने भी एक तरीका बताया, एक तरीका सुझाया कि इंडिया में क्या हो सकता है, किस तरह से आप यहाँ पे इंडिया में रिफॉर्म्स कर सकते हैं। तो इस तरह CR के द्वारा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा एक ऑफर दिया गया, एक फॉर्मूला दिया गया, दैट वाज नोन एज CR फॉर्मूला। इन्हें ही राजा जी का टाइटल भी दिया गया है, इन्हें ही राजा जी की उपाधि भी दी गई है। आगे चलते हैं और 31th नंबर के टॉपिक के ऊपर गौर करते हैं। 31 जो टॉपिक होगा वो होगा आपका बेबेल प्लान। WAVEL, बेबेल। बेबेल प्लान या बेबेल योजना के नाम से इसे जाना जाता है। इट वॉज गिवन इन 1945। 1945 में जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड बेबेल, उन्होंने अपनी तरफ से एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया। जैसे यहाँ पे अगस्त ऑफर भी लॉर्ड बेबेल के टाइम पर ही आया था और ये बेबेल प्लान भी लॉर्ड बेबेल ने ही स्टार्ट किया था या दिया था। तो ये भी प्लान जो था वो आया 1945 में, बट इट ऑल्सो रिजेक्टेड। इस तरह से कई सारे मिशन आए हैं, जैसे अगस्त ऑफर इसे रिजेक्ट किया, क्रिप्स मिशन इसे रिजेक्ट किया, फिर बेबेल प्लान इसे भी क्या किया, रिजेक्ट किया। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी कोशिशें की गई फाइनली
उन सभी को इंडियन पॉलिटिशियंस ने, इंडियन कांग्रेस ने, इंडियन लेजिस्लेचर के द्वारा एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे इनमें सभी में ऐसी बातें थी जो इंडियंस के लिए यूजफुल नहीं थी, फायदेमंद नहीं थी, और कुछ ना कुछ नेगेटिव या नकारात्मक चीजें उनमें थी। चलिए आगे गौर करते हैं और 32 नंबर के टॉपिक के ऊपर गौर करेंगे। देखिएगा 32 जो टॉपिक होगा आपका 32वां टॉपिक, तो काफी ज्यादा टॉपिक होंगे आप लोगों के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। यहाँ पे बेवेल प्लान के बाद आ जाता है 1945-46 में आपके होते हैं इलेक्शन। (45, 46) 1945 से 46 के बीच में इलेक्शन होते हैं, और आप लोगों को पता है इन इलेक्शन का प्रभाव जो होगा ना, ये इन इलेक्शन पर जो लोग इलेक्ट किए गए होंगे वो फिर 5 इयर्स तक इनका टर्न रहता है, 1951-52 तक। और इसीलिए आप लोगों को पता है कि इंडिया के जो पहले जनरल इलेक्शन हुए हैं, जो पहले आम चुनाव हुए हैं, वो 1951-52 में ही हुए हैं, 1951-52 में ही। क्लियर? तो क्योंकि इलेक्शन यहाँ पे हुआ था एक 1945-46 में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, इसलिए इनके इफेक्ट रहे हैं 51-52 तक। इसलिए आजाद भारत के, एक इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन की अगर बात की जाती है तो वो होते हैं कब, 1951-52 में। क्लियर? और उसी के बाद कांग्रेस या पंडित नेहरू पहली बार इलेक्टेड पीएम बनते हैं, है ना। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी 52 में बने, हालांकि वो पहले भी बन चुके थे राष्ट्रपति 1950 में, बट इलेक्टेड जो हुए वो 52 में हुए। ठीक है, आगे गौर करते हैं अपन। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा 1946 में। 1946 में इंडिया की जो नेवी थी और जो एयरफोर्स थी, इनके सैनिकों ने भी रिवोल्ट कर दिया था। रिवोल्ट ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। रिवोल्ट ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स, तो वायुसेना और जो जल सेना है, इन लोग दोनों के द्वारा रिवोल्ट किया गया, विद्रोह किया गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में 1946 में 1946 में रिवोल्ट हुआ नेवी का और एयरफोर्स का। ठीक है, आगे गौर करते हैं। 1946 में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये आता है जिसका लीगली या कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफी इंपॉर्टेंस होगा, दैट वाज नोन एज कैबिनेट मिशन प्लान। और ये प्लान भी आता है 1946 में। तो कैबिनेट मिशन प्लान भारत पहुंचा था 1946 में, 1946 में लगभग मार्च के महीने में ही कैबिनेट मिशन प्लान भी आया था। तो अभी तक जो प्लान हमारे पास आए थे, जैसे बेवेल प्लान है, अगस्त ऑफर है, क्रिप्स मिशन है, इन सभी को इंडियंस ने अनएक्सेप्ट कर दिया था, अपनी तरफ से मंजूरी नहीं दी थी। बट यहाँ पे ना कैबिनेट मिशन प्लान को मंजूरी दे दी गई थी, कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी रिलक्टेंटली ही सही बट दे अप्रूव्ड कैबिनेट मिशन प्लान। और जो भी प्रोविजंस थे कैबिनेट मिशन प्लान के, उन्हें अप्रूव किया गया, उन्हें इंप्लीमेंट भी किया गया। और दो काम जो इन्होंने किए इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला काम था एक टेम्परेरी या एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात कही गई, एक अंतरिम सरकार बनाने की बात कही गई, और एक अंतरिम सरकार बनी 2 सितंबर 1946 को। और दूसरा काम जो इन्होंने कहा कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी इंडियंस की, जिसमें सभी मेंबर इंडियंस होंगे, और दे शुड फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, और वही लोग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे। तो दो काम इन्होंने किए हैं इंडिया में आने के बाद। पहला एक अंतरिम सरकार बनाई गई, और दूसरा इन्होंने एक संविधान सभा का भी गठन किया है। क्लियर? तो दीज आर द टू फंक्शंस दैट वर ऑपरेटेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। इस प्लान के अंतर्गत 3 लोग आए थे, इस मिशन में 3 लोग थे। एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन के समय आए थे, एक पैथिक लॉरेंस थे, और एक एबी अलेक्जेंडर थे। क्लियर? तो इस तरह ये 3 मेंबरान्स की कमेटी इंडिया में आई, मिशन इंडिया में आया 1946 में। ठीक है, आगे इन्हें कैबिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट की कैबिनेट के मेंबर थे, इसलिए इसे कहा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान।
अब आगे गौर करते हैं और 35 नंबर के टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान के बाद यहां पे आता है आपका एक डे दैट वाज नोन एज डायरेक्ट एक्शन डे। This day was celebrated by Muslim League on 16 of August 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने ये डे सेलिब्रेट किया था, डायरेक्ट एक्शन डे। अब इसका कंसेप्ट कुछ इस तरह से होगा कि जब कैबिनेट मिशन प्लान आया और इन्होंने कहा कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी ये वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रूप में कार्य करेगी। क्लियर? द इंटरिम गवर्नमेंट शुड बी वर्कड एज अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड इट कंटेन्स ऑल द इंडियन मेंबर्स एंड फ्रॉम कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग। तो उन्होंने कहा कि ये वायसराय की कार्यकारी परिषद के रूप में कार्य करेगी, जिसमें कांग्रेस के मेंबर भी होंगे और मुस्लिम लीग के भी होंगे और सारे के सारे इंडियंस होंगे। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम यही मांग कर रहे थे कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए थी, हमें स्वायत्ता चाहिए थी, हम हमारा शासन खुद करना चाहते थे और ऑटोनॉमी मिल रही थी। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को कहा गया आप दोनों ही सरकार में शामिल हो सकते हैं। बट यहाँ पे मुस्लिम लीग ने अपना अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना विरोध दिखाना शुरू कर दिया। एक्चुअल में दे एक्सेप्ट कैबिनेट मिशन प्लान, बट व्हेन एवर द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, जब सरकार बनाने की बात आई, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात आई, देन दे अगेंस्ट इट, तब वो इसके अगेंस्ट हो गए और रिवोल्ट करने लगे, विद्रोह करने लगे, आंदोलन करने लगे और अपनी मांगों को रखने लगे। उनका कहना था जब तक हमारी मांग, जो पाकिस्तान की मांग 1940 में उठाई थी, वो पूरी नहीं होती, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में पाकिस्तान को लेकर कोई भी प्रावधान, कोई भी प्रोविजन नहीं था, कुछ बात नहीं बोली गई थी। इसीलिए अब नाराजगी उठाई गई मुस्लिम लीग के जरिए। बट जब गवर्नमेंट बनाने की बात आई तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। जब संविधान सभा बनी तो भी उसमें उन्होंने, संविधान सभा में मेंबर तो रहे, बट वो लोगों ने वहां पर भी अपना निग्लिजेंस दिखाया, अपना काम ठीक से वहां पर भी नहीं किया। फर्स्ट सिटिंग में भी वो लोग एब्सेंट रहे। तो इस तरह से मुस्लिम लीग ने काफी रोड़े अटकाए, उस टाइम पर काफी अड़ंगे लगाने की कोशिश की। देन इफ दे आर डिसाइडेड दैट दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन इंटरिम गवर्नमेंट, देन कांग्रेस डिसाइडेड दे कैन फॉर्म्ड एंड कांग्रेस ने यह तय किया कि वो अकेले ही सरकार बनाएंगे और उन्होंने खुद ही अंतरिम सरकार बनाई, ओनली कांग्रेस ने। देन इस बात का विरोध करने के लिए, पूरे देश में इस बात का दुख दिखाने के लिए इन्होंने एक डे सेलिब्रेट किया जिसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली थी या बनना तय हो गई थी, उसी के विरोध में, उसी के दुख में इन्होंने एक डे सेलिब्रेट किया, दैट वाज फेमसली नोन एज डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और इस दिन भारी संख्या में दंगे फसाद हुए बंगाल साइड, ईस्टर्न इंडिया साइड, और कई हिंदू और मुस्लिम लोगों की जानें गई। और ये दंगे मुख्य रूप से इनका जो रीजन है, इनका जो कारण है, वो है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के द्वारा ही ये सब कुछ हुआ। ठीक है, आगे गौर करते हैं और 36 नंबर के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन पर बनी है इंटरिम गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे हम? अंतरिम सरकार। सेकेंड सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को बनाई गई थी इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को। क्लियर? और इस गवर्नमेंट में ना सभी लोग जो थे वो कांग्रेस के ही थे। स्टार्टिंग में सारे मेंबर इंडिया कांग्रेस के थे, बट आफ्टर मुस्लिम लीग, आफ्टर सम टाइम मुस्लिम लीग ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट गवर्नमेंट and approximately 4 to 5 members of Muslim League also join that government, but after 2 or 3 months, 2 या 3 महीनों के बाद मुस्लिम लीग के भी 3 या 5 मेंबर्स को इसमें शामिल किया गया था और 3 जो मेंबर कांग्रेस के थे उन्हें हटाया गया था। इस तरह से बाद में इसका रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ था। 37 नंबर के टॉपिक की बात करते हैं। और ये गवर्नमेंट किस रूप में काम कर रही थी? इस गवर्नमेंट के चीफ जो थे, मुख्य अध्यक्ष जो थे, वो तो वायसराय थे, बट जो उपाध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू थे। इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे पंडित नेहरू और राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे वायसराय।
और दैट टाइम द वॉइसरॉय वॉज इंडिया वॉज लॉर्ड माउंटबेटन नए वॉइसरॉय के रूप में अपॉइंट किए गए थे। आगे गौर करते हैं और अगले पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। 37 नंबर पे जो टॉपिक आता है दैट वॉज नोन एज माउंटबेटन प्लान। अब तक का सबसे अच्छा प्लान आता है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन तो माउंटबेटन को भारत भेजा गया था। ब्रिटेन के जो राजा थे, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंटो एटली या क्लीमेंसो एटली, दे अपॉइंटेड माउंटबेटन एज अ वायसराय ऑफ इंडिया। एंड जो यहाँ के वो बेवेल जो वायसराय थे उन्हें वापस से बुला लिया गया था। तो बेवेल को बुलाया गया और उनके स्थान पर माउंटबेटन को भेजा गया। क्लियर? बेवेल वॉज रिप्लेस्ड बाई माउंटबेटन एंड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज अ वायसराय बट विथ अ प्लान। एक प्लान के साथ वो इंडिया आए, एक योजना के साथ इंडिया आए, दैट हाउ टू इंडिपेंडेंट इंडिया, हाउ टू इंडिया पार्टिसिपेटेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दीज आर द टोटल प्लान दैट वाज इनिशिएटेड बाय माउंटबेटन। तो माउंटबेटन एक पूरी योजना के तहत इंडिया आए थे और वो योजना उनके दिमाग में पहले ही बता दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के माध्यम से कि आपको ये सब कुछ करना है। तो माउंटबेटन यहाँ पे आए वायसराय बनकर। इन्होंने दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज से मिलकर एक योजना तैयार की और उस योजना को ही कहा जाता है माउंटबेटन प्लान। और ये प्लान भारत में इंप्लीमेंट हुआ था 3 जून को, इसलिए इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। 3 जून 1947, इसलिए इसे 3 जून योजना भी कहते हैं 1947 में। तो यहाँ पे माउंटबेटन प्लान आया और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और इसी प्लान में बताया गया कि इंडिया आज़ाद होगा और आज़ादी कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, किस तरह से डिवीजन होगा, कैसे कौन कौन से देश क्षेत्र जो है मिलेंगे, बनेंगे, बिछड़ेंगे, ये सारी बातें उन्होंने अपने इस प्लान में बनाई। और ये प्लान उन्होंने बताया, ये प्रस्ताव उन्होंने दिया कांग्रेस को या पंडित नेहरू को। इसके साथ साथ उन्होंने ये प्रस्ताव बताया मुस्लिम लीग के लीडर जो थे उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना को। एंड बोथ ऑफ देम आर एक्सेप्टेड दैट प्लान। दोनों ने ही एक्सेप्ट किया। हालांकि काफी ज्यादा यहाँ पे कहानी किससे चलते हैं, बट फाइनली आप लोग समझें कि माउंटबेटन प्लान को दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था। अंतिम रूप से रिलक्टेंटली किया गया हो या जैसे भी किया गया हो, बट बोथ ऑफ देम आर एक्सेप्टेड दैट प्लान। एंड फाइनली जो ये प्लान के प्रोविजंस थे उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए, क्योंकि ये सारी परमिशन आपको ब्रिटेन से लेना पड़ती है और ब्रिटेन एक पार्लियामेंट्री कंट्री है, तो ये प्रस्ताव भले इन्होंने दे दिया हो, ये गया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में और ब्रिटेन की पार्लियामेंट से जब इसे पास कराया गया तो उसे कहा गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस चार जुलाई को ये पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ था और 18 जुलाई को ये पास हुआ था। क्लियर? तो 18 जुलाई 1947 को ये प्रस्ताव पास हुआ है। दैट प्रपोजल इज नोन एज दैट एक्ट वाज नोन एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ माउंटबेटन प्लान। तो माउंटबेटन प्लान की रिकमेंडेशन पर यह प्रस्ताव पारित हुआ था ब्रिटेन की पार्लियामेंट से 18 जुलाई 1947 को। और इसी के अंतर्गत, इसी प्रस्ताव के अंतर्गत, इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ। पाकिस्तान एक दूसरा देश बना, आजाद देश, एक इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में स्टेब्लिश हुआ। तो इंडिया को जो इंडिपेंडेंसशिप मिली है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अनुसार मिली है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज अटेनिंग ऑफ फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति। और सभी को पता है कि भारत को आजादी कितनी तारीख को मिली है? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी प्राप्त हुई। इस तरह आप लोगों के 39 टॉपिक आ जाते हैं
इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल के एक टॉपिक के अंदर जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक आता है आप लोगों का। तो इस टॉपिक में आपके लगभग 40 टॉपिक्स या 39 टॉपिक्स हैं और मेजरली हम देखें तो हमने इसे 5 सेक्शन में या 5 फेजेस में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट जो फेज थी, जो पहला चरण था, उसमें हमने बात किया है जो आपका उदारवादी चरण रहा है 1885 से 1905 तक का। देन फिर एक अल्ट्रा नेशनलिज्म यानी भारी उग्रवाद वाला चरण रहा है 1905 से 1919 तक। इसी के कंटेम्प्रेरी क्रांतिकारियों का भी युग रहा है, क्लियर, जो 1905 से 1919 तक और 1924 से 1944 तक रहा। फिर जो चौथा चरण आता है दैट वाज फेमसली नोन एज गांधीयन पीरियड या गांधीवादी युग शुरू हो जाता है 1915 या 1919 लिखा है मैंने, हालांकि वो 1915 होना चाहिए। 1915 से 1942 तक का दौर गांधीवादी पीरियड कहलाता है। और देन 5th नंबर पे जो टॉपिक आ जाता है आपका दैट वाज टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की ओर 1942 से 1947 तक का, क्लियर। इस तरह से जितने टॉपिक्स हैं बता दिए हैं, विद टाइम पीरियड बताए गए हैं, तो आप लोगों को इन्हें याद कर लेना है, एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। कोई आपसे पूछ ले कि बताइए चोरी चोरा केस कब हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि टाइम क्या होगा, कितनी तारीख को ये घटना घटी थी, किस ईयर में घटी थी। कोई पूछ ले क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो कम से कम ये 40 टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको सीक्वेंस में विद टाइम पीरियड याद करना होगा, लर्न करना होगा, क्लियर। चलिए अब आगे से स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। और पहला टॉपिक जो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, क्योंकि मैंने बोला मॉडर्न हिस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला जो पार्ट है जो आपका शुरू होता है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब यानी 1707 से लेकर 1885 कांग्रेस के फॉर्मेशन तक का जो पूरा हिस्ट्री है दैट वाज नोन एज, उसका कोई नाम नहीं है एक्चुअल में, उसका कोई नाम नहीं रखा हमने। एंड द सेकंड फेज है, सेकंड पार्ट इज नोन एज इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल जो 1885 से लेकर 1947 तक चलती। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे और उसका पहला जो टॉपिक होगा वो होगा डाउनफॉल ऑफ मुगल्स यानी मुगलों का पतन। तो हम स्टार्ट करते हैं मुगलों के पतन से, दैट वाज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। चलिएगा।